Good morning class. Today we discuss about relation between rate constant K and temperature T. Previous lecture में आप देख रहे थे factor affecting the rate constant K. इसमें दो फैक्ट है, एक है आर्हेनियस इक्वेशन, सेकंड है टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड है. अप्रोक्सीमेशन मेथड और ये आपका मैथमेटिकल मॉडल है. ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. तो ये आर्हेनियस ने जो है रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर टी में टेम्परेचर टी को रिलेट किया और एक इक्वेशन दिया जिसका नाम दिया गया आर्हेनियस इक्वेशन. तो आर्हेनियस इक्वेशन है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी. यहाँ k जो है आपका ये रेट कांस्टेंट, ये जो है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, सीएल फैक्टर, इसी का नाम कोलिजन फैक्टर भी है. इसी का नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है. इसी का नाम आर्हेनियस पैरामीटर भी है. आर्हेनियस पैरामीटर. ये के तीन नाम है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ऑब्लिक कोलिजन फैक्टर, ऑब्लिक फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ऑब्लिक आर्हेनियस पैरामीटर. इसके बाद आपके पास ये आ रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है. एक्टिवेशन एनर्जी आर आपका गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप जान रहे होते हैं. आर की वैल्यू है 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स. तो आप पढ़ रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी. याद रखिएगा ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो आप रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. एक बार देखिएगा यहाँ क्या है, ये इनवर्स में है टेम्परेचर और उससे पहले माइनस साइन है, फिर के है, तो ये भी इनवर्स है, इससे पहले इनवर्स. तो इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा. तो के जो होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा. इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट के क्या होगा, ज्यादा होगा. ये जो पूरा आपका फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर है ई की पावर माइनस ए बाई आर टी. इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, BOLTZ, बोल्ट्जमान फैक्टर. इस पूरे को बोल्ट्जमान फैक्टर बोलते हैं. नेक्स्ट है, इसी का एक नाम और भी है, ई की पावर माइनस ए बाई आर टी. ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर. जैसे आप बताते थे आप यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी
और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये कोई रिएक्शन था ए और बी, तो यहाँ से आप ऐसे बनाते थे ये, और ये ए है और ये बी है, और रिएक्टेंट ए से लेके जो आप ये थ्रेशोल्ड है, इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। तो ये आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जो फ्रैक्शन लिखा गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस द एनर्जी बैरियर, तो ये एनर्जी बैरियर है। तो जितना मॉलिक्यूल ए का इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, दैट विल नोन एज ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। इसी का नाम क्या है, बोल्ट्जमान फैक्टर। दूसरी चीज अगर ये पूछा जाए परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस द एनर्जी बैरियर, तो आप इसमें जो भी है ई की पावर माइनस ये बाई आर टी इंटू 100 आप कर देंगे, तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर, ये परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर ये आ जाएगा। ये आपका है कि ए इक्वल टू ई के पावर माइनस ए बाई आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन। इसका अभी तक आपने जनरल भी पढ़ा, अब इसका आप लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग द लॉग ऑफ एबव इक्वेशन, इसको लॉग लेंगे तो ये लॉग के हो जाएगा, लॉग एम एन, तो लॉग ए प्लस लॉग ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। ये लॉग के है, लॉग ए है, आप ये है, तो एक फार्मूला होता है लॉग एम पावर एन बेस 10, तो ये यहाँ आ जाएगा, वही यहाँ भी है, ये सब बेस ई पे है, ये बेस ई पे है, तो ये एन फैक्टर है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो लॉग के बेस ई इक्वल टू लॉग ए बेस ई, ये यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए बाई आर टी, लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी अगर लॉग निकालना हो उसका अगर बेस वही है तो 1 आता है, तो ये आ जाएगा। बेस ई आप हटाएंगे तो 2.303 से आपसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.303 लॉग ऑफ के बेस 10, इसको आप हटाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए बेस 10 माइनस ये बाई आर टी। अब इससे आप डिवाइड करेंगे, 2.3 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो लॉग ऑफ के बेस 10 इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस 10 माइनस, इसी से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा यहाँ 2.303 ये बाई आर टी। तो ये आपका है आर्हेनियस इक्वेशन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन है, logarithm form of Arrhenius equation, Arrhenius equation, ये है आपका logarithmic form of Arrhenius equation। अब इस पे थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। आपको इसी फार्मूले के यूज से आपको क्वेश्चन लगाना है, तो आपको करना क्या है, कंपेयर दिस इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स से, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करेंगे, यहाँ y जो मिल रहा है, y मिल रहा है आपका लॉग के बेस 10, c आपका इंटरसेप्ट मिल रहा है लॉग ए बेस 10, और x जो है वो आपका 1/t, m जो आपका है वो माइनस 1/2.303 ये बाई आर है, ये आपका यम है। तो ये स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव साइड, मतलब नेगेटिव स्लोप। ये आप ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस आपका क्या है, ये है लॉग के, इंटरसेप्ट लॉग ए आ रहा है, ये है इंटरसेप्ट, ये लॉग ए बेस 10। अब ये स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप आप नेगेटिव में ले लेंगे, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यम मतलब tan थीटा
tan थीटा की वैल्यू आ रही है -1, इसकी जो वैल्यू आएगी -1/2, 2.303 EA/r, ये है यम, ये यम की वैल्यू है, स्लोप की यही है। अब ये आएगा, ये याद रखिएगा, ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस जो है 1/t है, तो log k वर्सेस 1/t में ये इसका ग्राफ आता है। तो कभी कभी वो डायरेक्ट देता है, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 135 दे दे और आपसे पूछ ले एक्टिवेशन एनर्जी, तो याद रखिएगा tan 135 की वैल्यू -1 होती है। तो अगर ये -1 हो जाएगा और ये -1/2.303 EA/r हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब आपका ये प्लस हो जाएगा तो EA की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा EA = 2.303 R। R की वैल्यू रखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ही आप आते रहते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ के विद टेम्परेचर। तो जैसे ये टेम्परेचर अगर हम यहाँ बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ आपने माइनस लगा दिया है, तो ये इनवर्स है, तो इनवर्स यहाँ भी इनवर्स यहाँ तो डायरेक्ट होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज, आप टेम्परेचर यहाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर इनवर्स में है और यहाँ भी इनवर्स में है, तो इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, तो यहाँ बढ़ जाएगा, ये भी होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो EA/RT डिक्रीज करेगा, लेकिन माइनस लगा देंगे तो इंक्रीज, यहाँ भी माइनस तो ये भी इंक्रीज। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो EA/RT बढ़ेगा, ये आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये आपका डिक्रीज होगा। ये आपका रहा वेरिएशन ऑफ के विद टेम्परेचर। तो इसमें आप नोट लगा के लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के इंक्रीजेज exponentially on increasing temperature, तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इंक्रीज करती है, कैसे इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये एक्सपोनेंशियली यही है, AE⁻EA/RT, ये है, यही एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो ये आपका रहा आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड फैक्ट, नाउ वी डिस्कस स्पेशल केस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। स्पेशल केस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, स्पेशल केस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आप देख रहे हैं k = AE⁻EA/RT। केस फर्स्ट, अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब अगर ये जीरो हो गया तो RT से आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, जीरो। और e के पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो उस टाइम पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के इक्वल होगी। तो इसका मतलब अगर एक्टिवेशन किसी भी रिएक्शन की क्या हो, जीरो है, तो उसका रेट कांस्टेंट के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में जो होगा, जो यूनिट ऑफ के आएगा वो इक्वल टू यूनिट ऑफ ए होगा, यूनिट ऑफ ए आएगा। और आप याद रखिएगा यूनिट ऑफ, ये जो के आएगा यूनिट ऑफ ए होगा, यूनिट ऑफ के इज टोटली डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। केस सेकेंड में अगर आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर दीजिए। तो अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये भी टर्म पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। और इसके पावर अगर जीरो हो गया तो 1 आ गया। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन के इक्वल टू ए हो जाएगा। तो दो केस ऐसे हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो या टेम्परेचर इनफाइनाइट हो तो के की वैल्यू ए की इक्वल होगी, यहाँ भी के की वैल्यू ए इक्वल होगी। तो ये स्पेशल केस है, कभी कभी डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो कर लेंगे।
नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप पढ़ेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आप पहले ग्राफ बनाएंगे। जैसे ही आपके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये कोई मॉलिक्यूल है, ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और ये बी में फॉर्म कर रहा है। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रोडक्ट में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी की क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, या इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है जब तक उसकी एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इमेजिन करिए हमारा क्या है, बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर है। एनर्जी बैरियर मतलब इतना होना ही चाहिए, ये थ्रेशोल्ड है, ई थ्रेशोल्ड है, ई टी एच, ई थ्रेशोल्ड। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा। तो जब ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड पे जाएगा, थ्रेशोल्ड से अगर ये कम है तो प्रोडक्ट कभी नहीं बनाएगा। तो ये अपनी एनर्जी बढ़ा करके यहाँ जाएगा थ्रेशोल्ड के पास, थ्रेशोल्ड के पास जैसे जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में वो आ जाएगा। तो ये जो ए से लेके, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ए से लेके आप एनर्जी बैरियर तक की एनर्जी है, उसी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसी स्टेज का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। स्टेट जो होती है, ये स्टेट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट भी होता है, ट्रांजिशन स्टेट भी इसी को कहते हैं। इसी पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनता है। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की कंडीशन है, तो ये जो है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी यही बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की कंडीशन, इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन, इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या है, ये जो एनर्जी आ रही है उसको बोलते हैं ई फॉरवर्ड, और जो ये एनर्जी आ रही है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं ई बैकवर्ड। और ये जो गैप आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डेल्टा एच। तो जो डेल्टा एच आएगा तो उसको बोलते हैं ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई फॉरवर्ड क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ई बी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनेशन, एनर्जी below which colliding molecule cannot form the product is called the activation energy। वह एनर्जी जिसके नीचे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी है तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म कर सकता, उसी का नाम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल की, अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी एक्टिवेशन से कम है, तो उस कम है तो प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, तो वो जो एनर्जी उसके पास होनी चाहिए उसी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बना सके, दैट विल नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और दैट एनर्जी विल नोन एज एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एच ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। अब आप एक बात बताइए, यहाँ ई फॉरवर्ड ग्राफ में आप देख रहे हैं ज्यादा है, और ई बैकवर्ड जो है, ई बैकवर्ड क्या है, यही है, ई बैकवर्ड है इतना ही है, तो ये कम है। तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा एच पॉजिटिव आने का मतलब ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के लिए याद रखिएगा, ई फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ई बैकवर्ड। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन ई फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ई बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या होगा, बैकवर्ड से ज्यादा होगा। आप देख रहे हैं एंडोथर्मिक भी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये क्या है, डेल्टा एच है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो डेल्टा एच से हमेशा ज्यादा होगी। तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन value of delta H always less than EA। एंडोथर्मिक रिएक्शन में
डेल्टा एच की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी से हमेशा कम होगी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक बार फिर से, ये आपका ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये आपका रिएक्टेंट, ये एनर्जी बैरियर है, ये आप, ये बी है, ये ए है, यहाँ आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यही आपका ट्रांजिशन स्टेट भी है, यही आपका थ्रेशोल्ड भी है, ETH है, यही ई थ्रेशोल्ड है। और यहां से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से लेकर के एनर्जी बैरियर तक की एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी तो आप अभी देख रहे हैं कि एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट दैट विल नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। वह एनर्जी जिसके नीचे रहने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना सकता, उसी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। या वो मिनिमम एनर्जी जो जरूरत पड़ती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो आपको गैप दिख रहा है वो आपका क्या है? डेल्टा एच। और ये जो आपका है वो है ई फॉरवर्ड। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं ई बैकवर्ड। तो जब डेल्टा एच निकालेंगे तो ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, तो ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और ई भी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप फिगर में देख रहे हैं फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड कम है। तो अगर फॉरवर्ड ज्यादा है तो उस केस में डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन का नाम क्या होगा? एंडोथर्मिक। तो अगर ये एंडोथर्मिक है तो ये पॉजिटिव होगा डेल्टा एच। और एंडोथर्मिक में आप जानते हैं रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल कंपेरिजन टू प्रोडक्ट। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन reactant is more stable than product, more stable than product। ये भी आप देख रहे हैं। एक फैक्ट ये भी आ रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है और ये डेल्टा एच है, तो कौन ज्यादा है? तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो एंडोथर्मिक में याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन। तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज। ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये की वैल्यू हमेशा डेल्टा एच से क्या होगी? ज्यादा होगी। दूसरी चीज एक्सो के लिए देख लेते हैं। मान ले कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपका क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां से लेकर ये आपका क्या है? ई फॉरवर्ड है। और आपकी बैकवर्ड जो है नीचे आ गया, ई बैकवर्ड। तो ये डेल्टा एच है आपका। तो आप ग्राफ में देख रहे हैं, अगर यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू आप निकालेंगे तो डेल्टा एच ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो डेल्टा एच देखिए, फॉरवर्ड आपकी कम हो गया और बैकवर्ड ज्यादा हो गया, इसका मतलब डेल्टा एच क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। और एक्सोथर्मिक अगर हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि ए है और ये क्या है? बी है। इसकी एनर्जी ये है और इसकी एनर्जी क्या है? यहाँ गई, एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, more stable than reactant,
देन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा देन रिएक्टेंट होगा। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ एक्टिव एनर्जी ये है और डेल्टा एच ये है। ये डेल्टा एच जो है और नीचे गया होता तो डेल्टा एच इसका बढ़ भी सकता है। तो इस केस में याद रखिएगा, इन दिस केस या इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी may be less or greater or equal to the delta H in the sense एंथैल्पी। तो एक्सोथर्मिक में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। याद रखिएगा, ये अगर ये है डेल्टा एच तो फिगर में क्या हो रहा है, ई ज्यादा है तो इसमें ज्यादा है। अगर ईबी की वैल्यू और नीचे जाती तो इक्वल भी हो सकता था, और अगर क्या है ज्यादा नीचे चली जाती तो ईबी क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, ये क्या हो जाता, कम हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ याद रखिएगा, तीनों कंडीशन हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी होता है, इक्वल भी हो सकता है। तो ये है आपका फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।